नमस्कार। उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं रामवीर सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला क्रम। तो वर्णमाला क्रम पढ़ने से पहले हम बता दें आपको कि अब ये वर्णमाला आई कहाँ से है। तो ये वर्णमाला हमारी संस्कृत से इसका जन्म माना जाता है, क्योंकि हिंदी की जननी कौन मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। और संस्कृत की जननी जो है हमारे माहेश सूत्र माने जाते हैं। इसके पहले मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, है ना। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद डकाम नव पंचवारम उद्धरतु कामा सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस प्रकार से ये 14 माहेश सूत्र जो निकले शंकर जी के डमरू से, तो वहीं से हमारी संस्कृत का जन्म माना गया। हालांकि संस्कृत देव भाषा मानी गई है, देवों की भाषा रही है, तो उसके पहले भी संस्कृत रही है। उसमें काफ़ी मतभेद रहे हैं कि संस्कृत का जन्म कब हुआ, लेकिन मुख्य रूप से जो व्याकरण माना जाता है वही संस्कृत का जन्म माना गया। तो संस्कृत की जननी कौन मानी है? संस्कृत की जननी हिंदी की जननी है। तो संस्कृत हिंदी का जन्म हुआ, तो हिंदी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला क्रम। उसके बाद हम आगे कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो वर्णमाला क्रम, तो वर्णमाला क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। तो वर्ण प्रश्न बन जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह है छोटी से छोटी ध्वनि, वह है छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं। अथवा ये भी कह सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, अब ये तो वर्ण की परिभाषा हो गई कि वर्ण क्या होता है। वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, वर्ण कहते हैं। क्योंकि वर्ण का को अलग करना नामुमकिन है, क्योंकि वर्ण को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे बांटा नहीं जा सकता। अथवा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, क्योंकि शब्द की ये सबसे छोटी इकाई होती है। इसी को क्या कहते हैं? वर्ण, यानी कि अक्षर जो होता है उसी को वर्ण कहते हैं। अब से दो भागों में बांटा गया है वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कहते हैं स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? तो एक तरीके से कहा जाए तो मुख से निकली स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती है। अथवा
जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की, या ये कह सकते हैं किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो मुख्य निकली हुई स्वतंत्र स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती है, अथवा जो है बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। क्योंकि ये स्वर होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में हमारे मुख से बाहर आते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य बॉडी पार्ट या शरीर के किसी अन्य अंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से माना जाता है, वोकल कॉर्ड से माना जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। तो स्वर को भी हमने 3 भागों में बांटा है। तो स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला पार्ट हो जाएगा इसका, पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर, तो दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाता है जिसका प्रयोग अक्सर संस्कृत में किया जाता है, आपने संस्कृत में देखा होगा, जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसका प्रयोग अक्सर संस्कृत में किया जाता है, इसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 हो गया और नंबर 3 हो गया। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से ये स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर इसमें पहला ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है, तो देख लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण काल कम होता है। ठीक है, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण काल कम होता है या इनकी एक मात्रा लगती है, कम होता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। तो ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण काल कम होता है और इनकी मात्रा भी एक मानी जाती है। जब हम संधियां पढ़ते हैं ना, छंद पढ़ते हैं, सॉरी, तो इनकी एक मात्रा मानी जाती है, क्योंकि ये ह्रस्व स्वर है। तो इसमें दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। अब ये दीर्घ स्वर क्या हो जाता है? तो लिख लें, जिन स्वरों का उच्चारण काल ह्रस्व स्वर से दोगुना होता है। ह्रस्व स्वर से दोगुना होता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर
कहलाते हैं। जैसे अब जैसे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से ये हमारे ये दीर्घ स्वर होते हैं, क्योंकि इनके बोलने में उच्चारण काल हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, इनको बोलने में क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, इसलिए ये क्या, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो शायद वे देखते हैं इसको, ये स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये स्क्रीन पे आने में नहीं आ रहा, तो चलो इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे तो यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ ह्रस्व स्वर क्या हो जाते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। तो ये आपके कौन से कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। तो हम दूसरा देख लेते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण काल ह्रस्व स्वर से ज्यादा होता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना होता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे, तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं जैसे, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा, बड़ी और बड़ा। हाँ, यहाँ एक कैटेगरी और भी आती है, इन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है। तो हम किस 4 कैटेगरी हम देखते हैं इसके, तो हम आगे लिखते हैं। इसमें अगला तीसरा आ जाएगा आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो स्वर 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो ये कैसे संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि ये जो ए, आई, ओ है, ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। इसमें चौथा आता है प्लुत स्वर। अब आपने प्लुत स्वर को पढ़ा होगा, तो भाषा की हो जाएगी, ये देख लेते हैं पहले। जिन स्वरों का उच्चारण काल, जिन स्वरों का उच्चारण
ह्रस्व स्वरों से तीन गुना होता है, तीन गुना होता है प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, आपने सुना नहीं होगा ओम, जैसे लिख देते हैं ओम ऐसे, तो क्योंकि बोलते हैं क्योंकि जिन स्वरों को थोड़ा खींचना पड़ता है। आपने सुना होगा जैसे कोई ओम का उच्चारण करता है तो जैसे ओम, तो जिसको लंबा खींचना पड़ता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से जैसे 3 गुना ज्यादा समय लगता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो इस तरह से ये स्वर की ये 4 भागों में हमने बांट दिया था। आगे हम और भी देखते हैं, अयोगवाह देखते हैं। वर्णमाला क्रम में एक आता है कि न तो वो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन माना जाता है, वो अलग ही श्रेणी में रखते हैं उसको, वो कहते हैं अयोगवाह, क्योंकि ये ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। इसलिए हमने इसको अभी बताना चाहा, क्योंकि स्वर का वर्णन हो गया तो ये बीच में छूट जाता, तो अयोगवाह यही भी क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में व्यंजन के बारे में बताएंगे। तो देख लेते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह को हमने 3 भागों में बांटा है, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। तो अब अनुस्वर देख लेते हैं। अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है, अर्थात जिन शब्दों को हम नाक की सहायता से, इस यहाँ से है ना, नाक के ऊपरी हिस्से से बोलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अनुस्वर कहते हैं, क्योंकि अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। जैसे हंस, तो जब इनको बोलते हैं तो हमारी नाक जो बजने लगती है, जैसे ऐसा लगता है। संयम, दंत, इंसान आदि, तो ये क्या है, अनुस्वर हो गया। दूसरी इसका टाइप है अनुनासिक। तो इसके उच्चारण के समय हवा नाक व मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर आती है। जैसे चंद्रमा बिंदी जैसे बोलते हैं ना, वो क्या कहलाता है, हमारा अनुनासिक कहलाता है, क्योंकि जब इसे बोलते समय हमारा हवा नाक और मुंह से, जैसे चांद तो नाक से भी आ रही है, मुंह से भी आ रही है। जैसे सांप, ठीक है, जैसे सांड, जैसे नाक, तो हवा मुंह से भी निकल रही है और नाक से भी आ रही है, तो उसे कहते हैं अनुनासिक। अगला आता है तीसरा नंबर विसर्ग का, तो जिसका उच्चारण हा की तरह तत्सम यानी कि संस्कृत शब्दों में किया जाता है, क्योंकि जो विसर्ग होता है जिसकी बिंदी लगा के बोला थे आहा, है ना, आहा, तो ये क्या होता है, इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में किया जाता है। स्वतः, प्रायः, अतः, नमः, ऐसे आदि शब्द आते हैं। इसमें एक चीज और आती है, क्योंकि अब इसका प्रयोग होने लगा है आगत ध्वनियां, क्योंकि नए हिंदी व्याकरण के अनुसार इसका प्रयोग होने लगा है। तो आगत ध्वनियां, इसका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी के शब्दों को लिखते समय किया जाता है, क्योंकि जब अंग्रेजी के शब्दों को लिखते हैं तभी इसका प्रयोग किया जाता है। स्टॉप ही लगा दिया ना, ये चंद्रमा ही लगाना क्या कहलाता है, आगत होती है, आगत ध्वनियां। कॉफी, डॉक्टर, स्टॉप, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। और उसमें एक और आता है नवीन आगत ध्वनियां, नवीन आगत ध्वनियां, क्योंकि वे ध्वनियां जिन्हें झंकार के साथ बोला जाता है नवीन आगत ध्वनियां कहलाती हैं, क्योंकि इन वर्णों को बोलते समय जहाँ पे झंकार आती है उसके नीचे एक नुक्ताचीनी लगा देते हैं। नुक्ताचीनी का मतलब होता है किसी शब्द के नीचे से बिंदु जैसा लिख देना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, जैसे गजल, गजल, तो जहाँ में देखो झंकार आ रहा है तो हमने उसके नीचे ये बिंदी रख दी। ऐसे अन्य उदाहरण भी आते हैं, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, तो मैंने जो याद था मैंने केवल एक उदाहरण बताया। ऐसे अन्य शब्दों के नीचे भी आपको बिंदी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, नवीन आगत ध्वनियां कहलाते हैं। तो इस तरह से आज हमने वर्णमाला क्रम में ये पहला वीडियो बनाया है, और उसमें हमने वर्णमाला, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर पढ़ेंगे। उसके बाद अयोगवाह पढ़ेंगे, ठीक है। अनुस्वर में अनुनासिक, विसर्ग और आगे नवीन आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां के बारे में हमने बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं उसमें कोई कमी है या नहीं है, या मेरा बताने का तरीका बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, तो उसमें मैं अगले वीडियो में सुधार करूँगा। तो
अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।